हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एच&डी स्टेनिंग के बारे में। मैं डॉक्टर एस.के. सूत्रकार, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी लैब में बेसिकली दी एच&डी स्टेनिंग है। ये एक तरह से एक बैकबोन है। जो ट्यूमर्स की जांचें होती हैं या फिर जो कैंसर्स की जांचें होती हैं और हिस्टोपैथोलॉजी के जितने भी टिश्यू आते हैं उन सब टिश्यू के लिए हमको जो है एच&डी स्टेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो स्टेन है ये एक बेसिकली प्रिंसिपल स्टेन है हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, और इसको अपन कह सकते हैं कि ये एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेनिंग है। साथ ही इस स्टेन में दो केमिकल कंपाउंड रहते हैं। पहला केमिकल कंपाउंड है हेमेटॉक्सिलिन और दूसरा ईओसिन। इसीलिए इसको हम H&E स्टेनिंग कहते हैं। जो हेमेटॉक्सिलिन होता है इसका मेन काम जो होता है वो न्यूक्लियस को स्टेन करना होता है। साथ ही जो ईओसिन होता है उसका मेन काम जो होता है या मुख्य काम जो है वो साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल होता है, मतलब सेल के जो बाहर जो मटेरियल पाया जाता है उसको स्टेन करने का काम करता है। तो इनके बारे में हम डिटेलली आगे पढ़ेंगे। तो हेमेटॉक्सिलिन के बारे में जानते हैं। हेमेटॉक्सिलिन एक्चुअली होता क्या है, कहाँ से आता है और इसका उपयोग क्या होता है। तो हेमेटॉक्सिलिन को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है या निकाला जाता है उसको हम हार्डवुड लॉगवुड ट्री के हार्डवुड से निकालते हैं, और इसका केमिकल जो फार्मूला होता है वो C16H14O6। तो ये हेमेटॉक्सिलिन का केमिकल फार्मूला है। हिस्टोलॉजी स्टेन के अलावा इसको एक तरह से इंक के रूप में भी यूज किया जा सकता है, या फिर इसको एक तरह से डाई के रूप में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और जो लेदर इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ हेमेटॉक्सिलिन के बारे में था। अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें कि कैसे काम करता है, तो आप देखेंगे कि हेमेटॉक्सिलिन जब पोटेशियम अल्म के साथ में मिक्स होता है तो ये एक तरह से एक बेसिक स्टेन बन जाता है, और इसको कैटायोनिक स्टेन भी बोलते हैं। और इसका मुख्य कार्य जैसे मैंने कि बताया कि न्यूक्लियस को स्टेन करना होता है। तो जो कंपोजिशन बना है जिसको हीम अल्म बोलते हैं, इस कंपोजिशन का मेन जो कार्य होता है वो जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जिसमें आरएनए और डीएनए न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं उनको जो डाई मेटल कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के साथ में बाइंड करना होता है, या उनको जोड़ना होता है आपस में, या क्रॉस लिंक करना होता है। अब ईओसिन के बारे में देखते हैं। ईओसिन जो नाम है इसका ईओसिन, ये एक तरह से फ्लूरेसेंट एसिडिक मटेरियल जो कंपाउंड होते हैं उसके ऊपर पड़ा हुआ है। भाई इनका मेन जो उद्देश्य है वो एक तरह से ये जो टिश्यू में बेसिक कंपाउंड होते हैं जैसे प्रोटीन है, और ये सारे प्रोटीन अधिकतर जो है वो साइटोप्लाज्म में और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पाए जाते हैं। इसीलिए जो ईओसिन है ये बेसिकली साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, और साथ ही एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल पाया जाता है सेल के बाहर उसको भी स्टेन करता है। और जो स्ट्रक्चर्स इसके द्वारा स्टेन होते हैं इनको बोलते हैं ईसनोफिलिक। इन स्ट्रक्चर्स को ईसनोफिलिक
कहा जाता है। और ईओसिन में भी बहुत अलग अलग प्रकार के ईओसिन मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जिसमें से ईओसिन बाई जो है वो मोस्ट कॉमनली हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसके एक्शन की बात करें तो ईओसिन एक एनायनिक या नेगेटिवली चार्ज्ड एसिडिक स्टेन है, और इसका मुख्य कार्य जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन को स्टेन करना है। अगर हम प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल में जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सेल है, सेल के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो आपका न्यूक्लियस है और दूसरा साइटोप्लाज्म है। तो जो न्यूक्लियस पार्ट होता है, इस न्यूक्लियस को बेसिकली बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है, यानी हेमाटोक्सिलिन से स्टेन किया जाता है, क्योंकि इसका नेचर जो होता है न्यूक्लियस का वो एसिडिक होता है। जबकि साइटोप्लाज्म जो होता है, इसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, और इसको एसिडिक डाई यानी ईओसिन के द्वारा स्टेन किया जाता है। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की दोनों की स्टेनिंग होती है, और इसमें हेमाटोक्सिलिन और ईओसिन का बहुत बड़ा रोल है। चूँकि ये हेमाटोक्सिलिन जो है वो न्यूक्लियस को स्टेन करता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर स्टेन भी बोलते हैं। अगर हम हेमाटोक्सिलिन बनाने के बारे में बात करें तो मार्केट में कई प्रकार के हेमाटोक्सिलिन अवेलेबल हैं, लेकिन अलग अलग लैब में अलग अलग तरह के हेमाटोक्सिलिन बना सकते हैं अपन। इसमें से मेयर्स हेमाटोक्सिलिन और हैरिस हेमाटोक्सिलिन, जिसमें से हैरिस हेमाटोक्सिलिन जो है इसका काफ़ी लैब में यूज़ किया जाता है। तो जो मेयर्स एल्बुमिन का कंपोजिशन है या जो केमिकल्स चाहिए होंगे मेयर्स हेमाटोक्सिलिन बनाने के लिए, इसमें हेमाटोक्सिलिन 1 ग्राम लेंगे, डिस्टिल वाटर 1000 ml, पोटेशियम और अमोनियम अल्म करीब लेंगे 50 ग्राम, और सोडियम आयोडेट इसको लेंगे 0.2 ग्राम, और सिट्रिक एसिड इसको लेंगे करीब 1 ग्राम। इसके अलावा 50 ग्राम के आसपास इसमें क्लोरल हाइड्रेट का भी उपयोग करते हैं। दूसरा हेमाटोक्सिलिन है हैरिस हेमाटोक्सिलिन, और इसी को अधिकतर लैबों में यूज़ किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए या जो केमिकल्स चाहिए वो मेनली हेमाटोक्सिलिन, इसमें 2.5 ग्राम ऑफ हेमाटोक्सिलिन, एब्सोल्यूट अल्कोहल 25 ml, पोटेशियम अल्म ये 50 ग्राम चाहिए, डिस्टिल वाटर 500 ml, मर्क्यूरिक ऑक्साइड 1.25 ग्राम, और इसके अलावा सोडियम आयोडेट भी यूज कर सकते हैं या ग्लेशियल एसिटिक एसिड का भी यूज किया जा सकता है। तो ये 2 हेमाटोक्सिलिन हैं, और इनको कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे आगे कि हैरिस हेमाटोक्सिलिन को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हेमाटोक्सिलिन है उसको अल्कोहल में डिज़ोल्व किया जाता है, और इस सॉल्यूशन के अंदर पहले से गर्म किया हुआ पानी, और उस पानी में जो अल्म है या जो पोटेशियम अल्म है इसको ऐड किया जाता है या घोला जाता है, और इन दोनों मिक्सचर्स को यानी डिस्टिल वाटर और अल्म के मिक्सचर को और हेमाटोक्सिलिन और अल्कोहल के मिक्सचर को, इन दोनों को साथ में मिक्स किया जाता है, और उसको रैपिडली जल्दी से उसको गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है, और 10 से 15 मिनट तक इसको बॉयल करने के बाद इसमें धीरे धीरे स्लोली मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ऐड किया जाता है,
और जैसे जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसमें ऐड करते हैं, जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज होता जाता है और डार्क पर्पल कलर का वो हो जाता है। जब ये डार्क पर्पल कलर का हो जाए तो उसके बाद फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को या नहीं ऐड करना है। और इस तरह से जो स्टेन है, हेमाटोक्सिलिन स्टेन, वो तैयार हो जाती है, जिसको अपन पानी के मतलब पानी का जो टैप वाटर है उसके नीचे इसको ठंडा कर सकते हैं और साथ ही इसको फिल्टर करके यूज कर सकते हैं। ग्लेशियल एसिडिक का उपयोग भी इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग ऑप्शनल है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। ईओसिन के बारे में कैसे बनाते हैं ईओसिन सॉल्यूशन, तो ये ईओसिन बाई जो है ये मोस्ट कॉमन यूज्ड ईओसिन है, मतलब और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत जल्दी पानी में सॉल्युबल रहता है, हो जाता है, और इसके अलावा ये अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। तो इसको बनाने के लिए ईओसिन बाई वाटर सॉल्युबल वाला जो ईओसिन है वो करीब 5 ग्राम पाउडर लेंगे, साथ ही इसमें डिस्टिल वाटर 1000 ml ऐड करेंगे, और कुछ क्रिस्टल्स होते हैं थायमोल के कुछ क्रिस्टल्स ऐड किए जाते हैं जिससे कि इसमें फंगल ग्रोथ ना हो, और एडिशन ऑफ लिटिल एसिटिक एसिड, और इसमें एसिटिक एसिड को भी ऐड किया जा सकता है जिससे कि स्टेन को शार्प किया जा सके, और शार्पनिंग ऑफ द स्टेन। तो ये 4 चीज़ें जो हैं इसमें ईओसिन बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं, और इस तरह से ईओसिन सॉल्यूशन बनता है। अब स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि जो आपका तैयार हेमाटोक्सिलिन और ईओसिन है इसको कैसे उपयोग में लाना है, और एक अनस्टेन्ड जो स्मेयर है या अनस्टेन्ड सेक्शन है, जैसा कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि जो स्लाइड के ऊपर रिबन दिख रहा है आपको, इस रिबन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो जो सेंटर में जो है थोड़ा डार्क सा दिख रहा है ये टिश्यू है, और उसके वाला जो वाइट एकदम वाइट दिख रहा है वो पैराफिन वैक्स है। तो सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य होता है स्टेनिंग के पहले कि इसकी वैक्स को निकाला जाए, क्योंकि जो स्टेन है अपनी वो वाटर सॉल्युबल होती है, और अगर वैक्स रहेगा सेक्शन के अंदर तो वो सेक्शन जो है स्टेन अच्छी तरह से नहीं पकड़ेगा। तो हमारा मेन उद्देश्य सबसे पहला उद्देश्य जो होता है कि वो पैराफिन वैक्स को रिमूव करना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डी पैराफिनाइजेशन। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कैसे करते हैं इसको, कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा था कि ये एक अनस्टेन्ड सेक्शन है और इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। अगर हम स्टेप्स के बारे में बात करें HND स्टेन की, तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि डी पैराफिनाइजेशन होता है, जिसमें सबसे पहले जो वैक्स है, पैराफिन वैक्स है, उसको उस सेक्शन से निकाला जाता है, और इसमें जो केमिकल यूज़ होता है वो जाइलिन यूज़ होता है। और आगे अपन देखेंगे किस तरह से जाइलिन का उपयोग करते हैं, कितने समय तक इसको रखना है जाइलिन में और कितनी बार इसको रखना है। तो पहला जो स्टेप होता है डी पैराफिनाइजेशन होता है। डी पैराफिनाइजेशन के बाद एक बार वैक्स निकलने के बाद उस सेक्शन को उसका हाइड्रेशन किया जाता है, यानी उस टिश्यू के अंदर जिसके अंदर पहले वैक्स था, अब उस टिश्यू के अंदर वाटर जो है वो पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए हम ग्रेडेड परसेंटेज के जो अल्कोहल है उसका उपयोग करते हैं। तो 100% से लेके 70% तक अलग अलग कॉपलिन जार्स में अलग अलग चेंज देते हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे जो पहला जार होगा वो 100% अल्कोहल का होगा, और जो आखिरी जार होगा कॉपलिन जार होगा वो करीब 70% अल्कोहल का होगा। तो इस तरह से वाटर का लेवल जो अल्कोहल के अंदर है वो बढ़ता जाता है, और इस प्रक्रिया को
हाइड्रेशन कहते हैं, यानी टिश्यू के अंदर जो पानी पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, और ये पानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप टिश्यू को स्टेन करना चाहते हैं तो उसके अंदर वाटर होना चाहिए। वाटर एक मॉडरेंट की तरह यूज होता है। थर्ड स्टेप जो इसमें है वो है न्यूक्लियर स्टेनिंग, यानी हेमाटोक्सिलिन का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए। जैसा कि हम पहले ये जान चुके हैं कि हेमाटोक्सिलिन का मुख्य कार्य जो है वो न्यूक्लियस को स्टेन करना है। उसके बाद चौथा प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। इसमें एक बीक एसिड लेके और बीक एसिड और अल्कोहल की कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं अपन, तो इसको बोलते हैं एसिड अल्कोहल। उसके बाद पांचवा स्टेप ब्लूइंग कहलाता है, जिसमें अमोनिया वाटर यूज़ किया जाता है। और छठवें नंबर पे जो आता है वो है काउंटर स्टेनिंग यूजिंग ईओशन। तो काउंटर स्टेनिंग करने के लिए ईओशन का उपयोग होता है। अब ये इतना स्टेनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर से उस सेक्शन को जो है वो डिहाइड्रेट किया जाता है, यानी उसको उसकी जो उसका ट्रीटमेंट है करीब 70% से लेकर 100% तक अल्कोहल से ट्रीट करते हैं, और उसमें जो पानी है उस पानी को अल्कोहल के द्वारा निकाला जाता है, और इस प्रक्रिया को डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन करने के बाद इसकी क्लीयरिंग की जाती है। क्लीयरिंग एजेंट जो होते हैं बेसिकली ये एक तो आपके दोनों तरफ ये सॉल्यूबल होते हैं, एक तो वाटर में भी सॉल्यूबल होते हैं, दूसरा वैक्स में भी सॉल्यूबल होते हैं। तो ऐसे एजेंट जो दोनों साइड में सॉल्यूबल हैं, चाहे वो वाटर हो या आपका वैक्स हो, उनको क्लीयरिंग एजेंट बोलते हैं। इसमें कई प्रकार के क्लीयरिंग एजेंट होते हैं, जिसमें मुख्य है वो जाइलिन है। इसके अलावा अपन बेंजीन यूज कर सकते हैं, टोलिन यूज कर सकते हैं, ये सारे भी क्लीयरिंग एजेंट होते हैं। और इसके अलावा क्लोरोफॉर्म भी यूज किया जा सकता है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं स्टेनिंग के, इनके बारे में डिटेलली आगे देखते हैं कि कितने समय तक किस स्टेज पे आपको स्टेनिंग करनी है। अगर स्टेनिंग प्रोसीजर को देखें तो सबसे पहला प्रोसीजर जैसा भाई अपन ने देखा था वो डीपैराफिनाइजेशन है। इस प्रोसेस में जाइलिन के 2 जार लिए जाते हैं। तो पहले जार में 5 मिनट तक अपन स्लाइड्स को रखते हैं, फिर दूसरे जार में भी 5 मिनट तक स्लाइड को रखा जाता है। उसके बाद फिर रीहाइड्रेशन किया जाता है। तो रीहाइड्रेशन के लिए हम यूजली क्या है 100% अल्कोहल से शुरू करते हैं। तो 5 मिनट 100% अल्कोहल, फिर 5 मिनट 90% अल्कोहल, फिर 5 मिनट 80% अल्कोहल, फिर 5 मिनट जो है वो 70% अल्कोहल में सेक्शन को रखते हैं। और उसके बाद डीपैराफिनाइजेशन और रीहाइड्रेशन होने के बाद इस सेक्शन को वॉश किया जाता है, वाटर वॉश किया जाता है करीब 10 मिनट के लिए। जो थर्ड स्टेप हमने देखा था वो था न्यूक्लियर स्टेनिंग का। तो हेरेस हेमाटोक्सिलिन का उपयोग यहाँ पे कर रहे हैं अपन, और इस हेरेस हेमाटोक्सिलिन में अलग अलग लैब्स की अलग अलग टाइमिंग होती है। करीब कोई 5 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच में इसकी जो टाइमिंग है वो रखते हैं, यानी जो सेक्शन है उसको हेरेस हेमाटोक्सिलिन में करीब 5 से 15 मिनट तक रखना है, और एवरेज टाइम निकालें तो करीब 8 से 10 मिनट इसको इस सॉल्यूशन में रखना है। उसके बाद इसको वाटर वॉश किया जाता है, 2 मिनट तक इसको वॉश करना है, जिससे कि एक्स्ट्रा जो स्टेन है उसको रिमूव किया जा सके। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, जो कि चौथा स्टेप है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन वीक एसिड अल्कोहल लेते हैं, और इस वीक एसिडिक अल्कोहल में एक डिप देते हैं, केवल एक डिप इसमें देना है। बहुत ज़्यादा समय तक इसमें स्लाइड को नहीं रखना है, और इसके बाद फिर 10 मिनट तक वाटर वॉश करना है। उसके बाद ब्लोइंग करने के लिए या तो अपन अमोनिया वाटर यूज़ कर सकते हैं या 1% लिथियम कार्बोनेट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन में 1 मिनट तक
अपन को जो सेक्शन है या जो स्लाइड है उनको रखना है, और उसके बाद आपको है वाटर वॉश करना है 10 मिनट तक। और उसके बाद काउंटर स्टेनिंग या साइटोप्लाज्मिक जो स्टेनिंग है वो 1% ईओसिन से की जाती है। और ईओसिन का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें करीब आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक ही सेक्शन को रखते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्टेन हो जाती है। साइटोप्लाज्म बहुत जल्दी स्टेन होता है ईओसिन से, तो इसमें टाइमिंग जो है वो 1 मिनट की है। तो इसके अलावा एक बार साइटोप्लाज्मिक स्टेन हो गई, या फिर जो आप ईओसिन स्टोन या काउंटर स्टेन करने के बाद मैंने जैसा बताया था कि अपन फिर से डिहाइड्रेशन करते हैं। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए आपको 70% से 100% की तरफ जाना होगा। तो पहले 70% अल्कोहल यूज़ करेंगे तो उसमें 30 सेकंड, फिर 80% अल्कोहल यूज़ करेंगे उसमें 30 सेकंड, फिर 90% अल्कोहल यूज़ किया जाएगा उसमें 30 सेकंड, और उसके बाद 100% अल्कोहल, तो उसमें भी 30 सेकंड इसको सेक्शन को या स्लाइड को रखते हैं। तो इससे कि डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन के बाद अपन ने जो नेक्स्ट स्टेप देखा था वो था क्लियरिंग का। और क्लियरिंग जैसा कि मैंने बताया था कि कई कंपाउंड हैं जिससे क्लियरिंग कर सकते हैं। तो क्लियरिंग जो सब्सटेंस होते हैं वो दोनों तरफ सॉल्युबल होते हैं, एक तरफ वाटर में भी सॉल्युबल हैं, तो दूसरी तरफ जो सॉल्वेंट है उनमें भी सॉल्युबल हैं, या बैक्स में भी सॉल्युबल हैं। तो इसमें भी सेक्शन को जो है या स्लाइड को जो है जाइलिन में 5 मिनट तक रखते हैं। तो पहली जाइलिन के कॉपलिन जार में 5 मिनट रखेंगे, फिर दूसरे जाइलिन के भी कॉपलिन जार में इसको 5 मिनट रखा जाता है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं स्टेनिंग के, इसमें लगभग करीब आपको 1 घंटा तक लग जाता है। ये दोबारा से सारे स्टेप्स को दोबारा से इसमें अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले अपन को डीपैराफिनाइजेशन करना है जाइलिन से। तो जाइलिन, उसके बाद फिर उसको रिहाइड्रेट करना है, जिसमें 100%, 95 और 70% अल्कोहल यूज करते हैं। रनिंग वाटर से आपको धुलना है, फिर वो हेमाटॉक्सिलिन यूज़ करना है, और फिर से रनिंग वाटर से धुलना है, और फिर उसके अंदर डिफरेंशिएटर यूज़ करना है जो 1% एसिड अल्कोहल होता है, और फिर रनिंग वाटर से उसको वॉश करना है, और उसके बाद फिर ब्लूइंग करते हैं। और इसमें 1% लिथियम कार्बोनेट या अमोनिया वाटर का उपयोग किया जा सकता है, और रनिंग वाटर से फिर से वॉश करना है। उसके बाद फिर इसको अगेन ईओसिन से स्टेन करना है, जो कि काउंटर स्टेन है। और ईओसिन से स्टेन करने के बाद फिर से जो है सेक्शन को डिहाइड्रेट किया जाता है, जिसमें अपन 70%, 80%, 90% और 100% अल्कोहल ले सकते हैं। और एक बार आपने उसको डिहाइड्रेट कर दिया, उसके बाद अपन को इसको क्लियरिंग किया जाता है, और क्लियरिंग के बाद फिर उसको जो है DPX से माउंट करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो HND स्टेनिंग में उपयोग किए जाते हैं। स्टेनिंग के बाद कुछ इस तरह से सेक्शन दिखते हैं, जिसमें एक पर्पल और थोड़ा सा पिंक कलर दिखता है सेक्शन में ग्रॉसली। और अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, अंडर द माइक्रोस्कोप, आप देख पाएंगे कि जो न्यूक्लियाई हैं ये ब्लूइश या पर्पल कलर के हैं, और ये जो स्टेन हुए हैं ये बेसिकली हेमाटॉक्सिलिन से स्टेन हुए हैं। जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि हेमाटॉक्सिलिन जो है वो न्यूक्लियर स्टेन है, और इस तरह के न्यूक्लियस अपीयर होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन में। दूसरी तरफ ईओसिन जो है वो उसका जो साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, या एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल है उसको स्टेन करता है, और ये पिंक कलर इसमें आता है सेक्शन में। तो आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में न्यूक्लियस जो है वो ब्लू से पर्पल तक अपीयर हो सकता है, और इसको स्टेन किया जाता है हेमाटॉक्सिलिन से, जो एक बेसिक स्टेन है, जैसा कि मैंने भी बताया आप लोगों को। उसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है वो पिंक अपीयर होता है, और ये इसको स्टेनिंग बेसिकली ईओसिन से होता है,
और एक जो एसिडिक स्टेन है। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं HND स्टेनिंग के। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, जो लोग हिस्टोपैथोलॉजी में काम करते हैं या जो टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो इसको आप ज़रूर देखिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।